प्रदीप मिश्रा की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एमपी बोर्ड मैथ्स के सॉल्यूशन देख रहे थे जो एग्जाम में आया था। ये सॉल्यूशन वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। 6 पार्ट में क्वेश्चन करते हैं। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आर इज, ऑप्शन दे रखे हैं। 6 पार्ट है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे एंगल पी बन रहा है, ठीक है, पी डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है, मतलब इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है हमको। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका सर्कल का पूरा एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। मतलब 360 रोटेशन में जो एरिया आएगा सर्कल का वो आएगा पाई आर स्क्वायर। हमको फाइंड आउट करना है पी डिग्री में कितना एरिया कवर होगा ना। तो 1 डिग्री में कितना आएगा पाई आर स्क्वायर बाई, तो पी डिग्री में कितना पाई आर स्क्वायर पी बाई 360। तो हम ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पे, तो ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है ना। यदि हम यहाँ पर 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ऑप्शन नंबर सी मैच हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा कितना 2 पाई आर स्क्वायर पी बाई, है ना। ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी करेक्ट है। तो सिंपल अपने को फाइंड आउट करना था कि सेक्टर ऑफ एंगल पी का एरिया कितना होगा, तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मैच द करेक्ट पेयर पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होगा। तो सिंपल हमारे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो ये हमारी आइडेंटिटी होती है, इसका क्वेश्चन है ये। तो यदि यहाँ पर साइन स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों साइड अंडर रूट कर देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा में अंडर रूट लगाए तो हो जाएगा ये कॉस थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी कॉस थीटा, है ना। कॉस थीटा कहाँ पे है, बी वाले पार्ट में है, ठीक है। तो मतलब पहले का बी से मैचिंग होगी। सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला बेस। दूसरा है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कितना होगा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। तो सेक कितना होगा 1 बाई कॉस थीटा होता है, तो इसकी जगह लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कर जाएगा तो हमारा कितना आएगा, ये 1 आ जाएगा। 1 कहाँ पे है, ई पे, तो सेकंड में ई का मैचिंग हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। कॉट 30 वैल्यू हमको टेबल से याद है ना। तो साइन 60 कितना होता है, √3 होता है ना। साइन 60 √3 होता है, तो कॉस 30 √3 के बराबर होता है ना। टेबल में आपको याद होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी √3, ऑप्शन नंबर एफ, एफ में मैच होगा ये, ठीक है। फोर्थ क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम कितना होता है, फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब चौथे का सी पार्ट से मैचिंग होगा। सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आसान पेपर होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, पूरे स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक, आर क्यूब, ठीक है। तो हेमिस्फेयर है, आधा ही है, तो इसको आधा से मतलब इसका हाफ कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 2/3, है ना। ये कहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ये डी से मैचिंग होगा। सिंपल ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसको आप कर सकते थे, आसान है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, 15 कॉट ए दे रखा है, 15 कॉट ए की वैल्यू 8 है ना। देन फाइंड ए और सेक ए पूछ रहा है ना, दो वैल्यू फाइंड आउट करना है। 15 कॉट ए दे रखा है 8 के बराबर है, तो यहाँ से अपन कर सकते हैं कि कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15, है ना। 15 को नीचे ले गए अपन, ठीक है। तो अपने को साइन और सेक बताना है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे एक ट्रायंगल मान लेते हैं, ये एंगल थीटा है, ये इसका 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज है ना, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो कॉट कितना होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी बोले, ठीक है। कॉट हो जाएगा b/p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये अपना बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। ये मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, मतलब b/p है, ठीक है। यानी कि ये हमारा 8 है, ये हमारा 15 है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, √15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, 8 है 64, ये आपका हो जाएगा √289, ये होता है 17, मतलब हाइपोटेन्यूज कितना है 17। अब साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए, मतलब ये एंगल पर ए मान लेते हैं, ए दे रखा है यहाँ पे ना, ये दे रखा है ना। तो साइन ए कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 15/17, ये साइन ए आ जाएगा। सेक ए हो जाएगा 1/cos ए, ठीक है। कॉस ए कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बेस कितना है 8, हाइपोटेन्यूज कितना है 17, मतलब 17/8, ये आ जाएगा हमारा सेक ए, ठीक है। ये तो हो गया हमारा मेथड 1। दूसरा मेथड भी इसको करने के लिए है, इससे भी आप आसानी से कर सकते हैं आइडेंटिटी का यूज करके। जैसे मेथड 2 क्या है,
वन प्लस कॉट ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए है, ये फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी और उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो साइन की वैल्यू आ जाएगी, है ना। कॉट कितना होता है, कॉट दे रखा है 8/15, इसका स्क्वायर बराबर कॉसेक, ये हो जाएगा 8 है 64 और 225, इसका एलसीएम लेंगे 225 तो आ जाएगा ये 225 प्लस 64, तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू चल रही है ना, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर चल रहा है कॉसेक, ये हो जाएगा आपका 2 9/225 कॉसेक स्क्वायर, तो यहाँ से कॉसेक ए है ना, यहाँ पर कॉसेक ए कितना जाएगा √289/220, 289 का अंडर रूट कितना होगा 17 और 225 का 15, तो कॉसेक ए की वैल्यू आ गई 17/15। कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin ए, हमको क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, साइन ए की वैल्यू पूछ रखा है ना। ठीक है, तो यहाँ से साइन ए कितना जाएगा, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो साइन ए हमारा आ जाएगा 15/17। ठीक है, यहाँ से भी देखिए 15/17 आ रहा था, फॉर्मूले से भी वही आ रहा था। ठीक है, और हमको फाइंड आउट करना सेक ए, फाइंड आउट करने के लिए 1 + tan स्क्वायर ए वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। 1 + tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो tan स्क्वायर ए कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, कॉट ए पता है, कॉट ए पता है तो tan ए इसका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15/8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर। यहाँ से अपन स्क्वायरिंग करेंगे 225/64 सेक स्क्वायर ए, तो 64 प्लस 225/64, ये हमारा एलसीएम लेके हमने फाइंड आउट कर लिया, तो ये हो जाएगा 64 और 225 तो 5 और 9 6 2 8 289/64, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर है। तो सेक ए फाइंड आउट करने के लिए अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस दोनों साइन आएगा, है ना। तो यहाँ से सेक ए कितना आएगा, सेक ए आएगा 17/8 प्लस माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस वाली वैल्यू हमको लेना नहीं है, क्योंकि हमारा सेक ए 0 और 90 के बीच में जो है हमारी वैल्यू पॉजिटिव ही आती है, हमको जो है निगेटिव वैल्यू वाला हमारा सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो हमको पॉजिटिव वाला ही कंसीडर करना है। ऐसे यहाँ पे भी प्लस माइनस में ही आंसर आता, पर सिलेबस में निगेटिव वैल्यू वाला नहीं है, वो 11 12 में आप पढ़ोगे जहाँ पे साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू निगेटिव हो जाती है, एंगल जब हमारा ज्यादा होता है। ठीक है, तो अभी निगेटिव वैल्यू ध्यान नहीं रखना है। प्लस अपन समझाने का मतलब ये था कि अपन स्क्वायरिंग हटाते हैं, मतलब रूट करते हैं तो प्लस माइनस का साइन आना चाहिए। जैसे कि x² बराबर 4 है, तो x को आप प्लस माइनस √4 लिखेंगे। ठीक है, इसको मतलब x बराबर 2 नहीं लिखेंगे, प्लस माइनस दोनों वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस माइनस वाला बताया है, पर माइनस वाली वैल्यू हमको नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा मुद्दे की बात ये था कि हमारा दोनों आंसर सेम आ रहा है। इस मेथड से भी कर सकते हैं, ट्रायंगल वाले मेथड से भी, और इससे भी कर सकते हैं। अपने को आना दोनों मेथड से चाहिए, तभी आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो 6 के आर वाले पार्ट में भी क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बोल रहा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इसका स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसके बराबर हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड की वैल्यू है वो राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर दे रखा है, इसको अपन स्क्वायरिंग कर लेते हैं, है ना। स्क्वायरिंग करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, है ना। हमने टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड अपन ले रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते करते अपन राइट हैंड साइड के बराबर पहुंच जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1/sin स्क्वायर थीटा, है ना, इसको लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस बाई साइन हमारा कॉट होता है -2, ये कॉसेक को लिखेंगे 1/sin थीटा और कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हो जाएगा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए ये कॉस में है और ये साइन में है, आंसर हमको कॉस में लेके जाना है, तो इसको अपन साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 1, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आइडेंटिटी अपन क्या यूज करी यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना। यहाँ से अपन साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब इसको आप गौर करेंगे तो ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 AB, है ना। इसको पर ऐसा लिख सकते हैं, अब कुछ कट रहा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह अपन ट्रीट कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको अपन, ये तो होल स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर 1 स्क्वायर था तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा,
ब्रेक कर लिया अपन ने। अपन देख रहे हैं यहाँ पे ये से ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। ये हमारा देखिए राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ऐसे अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब अगला देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, आसान क्वेश्चन है। पूछ रहा है हरप्रीत टॉसेस टू डिफरेंट कॉइन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एट लीस्ट वन हेड। हिंदी में देखें तो हरप्रीत दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि कम से कम एक चित्त प्राप्त करे, ठीक है। तो दो कॉइन है, दो सिक्के हैं, ठीक है, उसको उछाल रही है, टॉस कर रही है, तो क्या क्या आउटकम आ सकते हैं। टॉस करने पर, दो सिक्के टॉस करने पर क्या क्या मिल सकता है अपने को। देखिए या तो दोनों में हेड हेड आ जाए, या तो पहले में हेड दूसरे में टेल आ जाए, या पहले में टेल दूसरे में हेड आ जाए, या दोनों में टेल टेल आ जाए, है ना। इसके अलावा कोई और आउटकम नहीं आएगा, बस दो सिक्के उछालते हैं तो, ठीक है। अब क्या पूछा है, ये तो हो गया टोटल आउटकम हमारा कितने हैं, 4 है, 4 है टोटल आउटकम, इसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए पूछा क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी गेट्स एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। कम से कम एक, अब ज्यादा हो सकते हैं पर कम से कम एक होना चाहिए। तो कम से कम एक हेड यहाँ पे है, ठीक है, दो हेड है, कम से कम तो एट लीस्ट वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फेवरेबल कितने हो जाएंगे हमारे 3, एट लीस्ट वन हेड, वन हेड 3 जगह ही है, कम से कम एक हेड, है ना। ये टेल टेल है, तो 1 2 3, ये 3 हमारे फेवरेबल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल कितने हो जाएंगे 3, टोटल कितने हैं 4, तो 3/4 हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। पूछ रहा है इफ पीई इतना है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी, है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो इवेंट ई होने की प्रोबेबिलिटी हमको दे रखा है 0.995, तो पी नॉट ई की प्रोबेबिलिटी पूछा है क्या होगी, ठीक है। नॉट ई को हम पी ई बार भी लिख सकते हैं ना, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। अपन जानते हैं कि पी ई प्लस पी नॉट ई या पी बार, इसकी प्रोबेबिलिटी का सम होता है 1, ठीक है। तो फॉर्मूला रखेंगे तो पी बार की वैल्यू, पी ई बार की वैल्यू आ जाएगी, तो पी ई बार क्या हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस पी ई, पी की तरफ दे रखा 0.995, ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 995, यहाँ से 500, है ना, ये आएगा 0.005, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आसान। आप समझते हैं इसके पीछे कॉन्सेप्ट, ठीक है। पीई और पी ई बार क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी यदि पीई है और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी पीई बार है, तो इसका सम हमेशा 1 होता है। जैसे मान लेते हैं कि अपन कोई एक सिक्का उछालते हैं, ठीक है, उसमें हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ठीक है, दो आउटकम आ सकते हैं। मान लो मैंने पूछा कि पी हेड आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की कितनी होगी, तो कितनी जाएगी 1/2, और फिर पूछ लिया कि पी एच बार मतलब नॉट हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 1 माइनस 1/2 कर देंगे फार्मूला से, तो ये आएगा 1/2। मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी यदि हाफ है तो हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस हाफ आएगी, ठीक है। तो ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 8वां, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छया निकाला जाता है तो बल्ब खराब होगा, इसकी प्रायिकता क्या है। ए लॉट ऑफ 20 बल्ब, मतलब 20 बल्ब है हमारे पास, मान लो एक लॉट है, इसमें से 4 हमारे डिफेक्टिव हैं। तो इस 20 से मान लीजिए 20 बल्ब है हमारे पास, 4 उसमें से खराब है, एक हम निकाल रहे हैं, उसमें से एक बल्ब निकाल रहे हैं, तो बताना है कि वो जो बल्ब है वो डिफेक्टिव है, इसकी मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी है ना। तो इवेंट क्या है हमारा, ड्रॉइंग ए डिफेक्टिव बल्ब, है ना। तो कितने हैं डिफेक्टिव बल्ब, 4 हैं। टोटल 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 कितने हैं, टोटल आउटकम कितना हो सकता है 20, है ना, टोटल बल्ब 20 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई 4/20, मतलब 1/5, ठीक है। यदि अपन को परसेंटेज में निकालना हो यदि, तो इसमें 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा 20%, मतलब 20% चांस है कि हम जो बल्ब निकाल रहे हैं वो डिफेक्टिव आएगा, ठीक है। 80% चांस है कि वो सही बल्ब आए, अच्छा वाला बल्ब आए, ठीक है। तो ये इसका ऐसे निकाल सकते हैं। इसमें आर पार्ट देखते हैं, आर में क्या बोल रखा है, ए चाइल्ड हैज ए डाइस whose 6 faces shown the letter as given below। एक पासे को एक बच्चे के पास
एक ऐसा पासा है जिसमें ऐसा है, 6 फलक है, उसमें 6 फेस है पासे में। तो इसमें देखिए ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, फिर ई लिखा है, फिर ए लिखा है। ठीक है, क्या निकालना है? ए डाइस थ्रोन वंस, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। तो डाइस को फेंका उसने, तो प्रोबेबिलिटी बताना है कि ए आने की, तो डाइस के ऊपर ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये बताना है। तो इवेंट हमारा यहाँ पे क्या है? गेटिंग ए। ठीक है, ऑन थ्रोइंग ए, ऑन थ्रोइंग ए डाइस। ठीक है, हमको निकालना है पीई निकालना है, नहीं है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए निकालना है कि ए आए, है ना। तो इसका फेवरेबल आउटकम क्या है हमारा? ए आना है, ए आना हमारे लिए फेवरेबल है, जो क्वेश्चन ने पूछा है। तो ए कितनी बार है? 2 बार है ना, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 2। टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, 6। तो 1/3 हमारा होगा कि उस डाइस में ए ऊपर आए, ऊपर वाले फेस में ए आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1/3। परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, तो उसमें परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, भी आसान क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, क्वेश्चन नंबर 9। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड, एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चंस हैं इसमें। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू सर्किल इज 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्किल? एक सर्किल है, एक पॉइंट क्यू है, इससे एक टेंजेंट डाला गया है। टेंजेंट क्या होता है? जो लाइन इस सर्किल को एक पॉइंट पे ही टच करे, ठीक है, उसे कहते हैं टेंजेंट। तो दे रखा है लेंथ ऑफ टेंजेंट टू सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर सेंटर क्यू है। डिस्टेंस ऑफ क्यू, क्यू तो ये है पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर, इस क्यू की सेंटर से दूरी, सेंटर मान लेते हैं कोई ओ पॉइंट है, ठीक है, सेंटर से इस पॉइंट की दूरी दे रखा है कितना? 25 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है? रेडियस ऑफ सर्किल, है ना। तो यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है? रेडियस ऑफ सर्किल, ये रेडियस आर, ये फाइंड आउट करना है। अपन जानते हैं कि रेडियस टेंजेंट पर 90 डिग्री बनाती है, हमको ये पता है थ्योरम। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसी पेपर में आए हुए हैं, आप देखना पीछे भी सोल्यूशन बताया है मैंने, इसी कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, ये अपना परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और आर फाइंड आउट कर लीजिए, है ना। ये पॉइंट हम मान लेते हैं कोई पी मान लेते हैं। तो इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, ठीक है, एंगल पी 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्यों है? टेंजेंट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद रेडियस, जो हमारा थ्योरम है। ये आपको एग्जाम में ऐसा लिखना पड़ता है, रीजन, इसके मार्क्स मिलते हैं आपको। ठीक है, इन ट्रायंगल, इसमें एंगल पी 90 डिग्री है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? पी क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर ओ क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पी क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा? पी क्यू कितना है हमारा? पी क्यू है 24, 24 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बराबर ओ क्यू स्क्वायर, है ना। ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू कितना है? 25, ओ क्यू कितना है? 25 का स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर पर निकालेंगे, 25 625 और 24 स्क्वायर, 24 स्क्वायर होगा ये 576। ये हमारे बड़े वाले आर सर्किल स्क्वायर की आ जाएगा कॉर्ड है। 49। तो ये आर की हमारी वैल्यू कॉर्ड कितनी है बड़े आएगी? वाले सर्किल, और आर ये की वैल्यू, अब इस यहाँ पर कॉर्ड पर प्लस 90 माइनस डिग्री बना 7 रहा आप है लिखेंगे ना। तो ज्यादा बेटर तो होगा। हमारा जो थ्योरम होता ठीक है है, उस अनुसार फिर यहाँ ये पर लिखेंगे दोनों रीजन सिंस को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करेगा, है ना। डिस्टेंस ये जो लाइन है 90 डिग्री बना रहा है वो हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करेगा। कैन नॉट बी तो ये जो हमारा निगेटिव, भी है ना, उतना ही डिस्टेंस होगा। हमारी निगेटिव नहीं होती है। हेंस वी कैन नेग्लेक्ट -7 सेंटीमीटर। ठीक है, -7 अपन नेग्लेक्ट कर देंगे, तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर, मतलब इसकी रेडियस हमारी 7 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, इसमें देखिए सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, और में भी क्वेश्चन दे रखा है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 10 एंड 6 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल विच टचेज द स्मॉलर सर्किल। कंसेंट, दो सकेंद्रीय वृत्त हैं, ठीक है, मतलब दो
सर्किल ऐसे हैं जिनका सेंटर एक ही है, मतलब इसका सेंटर ये है, तो इस तो एक और सर्किल है उसका भी सेंटर यही है, यही वाला है, ठीक है। इसकी त्रिज्या है, मतलब इसकी रेडियस दे रखा है 10 और 6, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल, लेंथ ऑफ कार्ड मतलब आपकी जीवा, इसकी लेंथ बताना, इस जीवा की लेंथ बताना है। मान लो जीवा कितनी ए बी, जो कि स्मॉलर सर्किल को टच कर रही है, टच कर रही है, बिल्कुल टेंजेंट बना रही है। टच करना मतलब टेंजेंट, एक ही पॉइंट पे से जो गुजर रही है, मतलब इस ये जो कॉर्ड है ए बी लाइन है, इस सर्किल का टेंजेंट है, राइट। तो हमको फाइंड आउट करना है, ए बी फाइंड आउट करना है। रेडियस दे रखा है कितना, छोटे वाले की 6 सेंटीमीटर, ये रेडियस है, और बड़े वाले की जो रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। और ये हमारा कॉर्ड दे रखा है, ये पॉइंट मान लेते हैं अपन, सी पॉइंट मान लेते हैं। तो ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री हो जाएगा ना भाई। 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के अपन ये वाले लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। जब ए सी स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर आ जाएगा 10 स्क्वायर इन ट्रायंगल, इसको डी मान लेते हैं, इन ट्रायंगल ए डी सी, इस ट्रायंगल में अपन ने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, ए सी स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर। ए सी स्क्वायर कितना आ जाएगा 100 माइनस 36, तो ए सी यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 64 अंडर रूट, अंडर लगाएंगे प्लस माइनस, तो ए सी बराबर प्लस माइनस 8। तो माइनस अपन नेगलेक्ट कर देंगे, वही वाला कि डिस्टेंस या लेंथ हमारी नेगेटिव में नहीं हो सकती है, तो यहाँ से माइनस वाला टर्म नेगलेक्ट हो जाएगा। तो ए सी हमारा आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ए सी आ गया 8 सेंटीमीटर, ठीक। पर हम बताना क्या है ए बी, जो ए सी की जो लेंथ होगी वही लेंथ सी बी की भी होगी। क्यों क्यों होगी भाई, उसको हमको बताना पड़ेगा। क्योंकि देखिए आप, बड़े वाले सर्किल में ये है हमारा, बड़े वाले सर्किल के लिए ये लाइन ए बी कॉर्ड है, और हमारा जो बी सी है, जो छोटे वाला रेडियस है छोटे वाले सर्किल का, वो इस पे 90 डिग्री पर काट रही है। तो हमारा थ्योरम होता है जिसके अकॉर्डिंग इसको, इस लाइन ए बी को ये बराबर पार्ट में डिवाइड करती है ना। तो जो लेंथ हमारी बी सी होगी वही सी बी होगी। जैसे ये सर्किल लीजिए, यहाँ पे एक कॉर्ड है ना, और एक लाइन है उस पे 90 डिग्री बना रही है, तो दोनों पार्ट्स को आधे आधे पार्ट में काटेगी। इसके अलावा तीसरा मेथड भी है, जिसको हम सूचना के बाद आगे देखेंगे। एक जरूरी सूचना है कि जो 9th क्लास के बच्चे 10th में जाने वाले हैं, उनके लिए भी 10th क्लास का पूरा कोर्स इसमें ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, एवं 9th क्लास वालों के एग्जाम भी होने वाले हैं, तो मैथ्स और साइंस के पूरे टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशंस आपको बताए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। तो हमारे चैनल से बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों को भी ज्वाइन करवाएं, ताकि आपको लाभ मिलता रहे फ्री में एजुकेशन का। कि इस वाले ट्रायंगल में भी आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, ठीक है। ये 90 डिग्री है ना, ये हमारा 6 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, पाइथागोरस लगाएंगे तो ये फाइंड आउट हो जाएगा सेम प्रोसेस से, ठीक है। तो यहाँ से भी हमको सी बी आ जाएगा कितना 8 सेंटीमीटर, तो ए बी कितना है हमारा ए सी प्लस सी बी, तो 8 प्लस 8 16 सेंटीमीटर, तो ये हमारा आंसर हमारा आएगा 16 सेंटीमीटर। दूसरा आप ये भी देख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है ना, ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, ये और ये सिमिलर भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो उससे भी अपन बता सकते हैं कि ये जो लेंथ है ए सी बराबर सी बी होगी, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ना, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। उससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बाकी ये पाइथागोरस से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, A vertical pole of length 6 meter cast a shadow 4 meter long on ground, and at the same time a tower cast a shadow 28 meter long. Find the height of tower. ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 6.3, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 15, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोल रखा है, एक वर्टिकल पोल है, ठीक है, एक पोल है जो शैडो बना रहा है ना, शैडो मतलब छाया बना रहा है, धूप के कारण छाया बनती है, तो ये बना रहा है छाया अपनी, पोल का जो लेंथ है 6 मीटर है, ये 6 मीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। छाया बना रहा है 4 सेंटीमीटर की छाया बना रहा है ये पोल, ठीक, यहाँ तक।
है ना। एट द सेम टाइम उसी वक्त एक टावर है, वो जो 28 सेंटीमीटर का टावर की ये अपन ने हाइट हो गई, ये 28 सेंटीमीटर का छाया बना रहा है। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक इसकी छाया जो है 28 सेंटीमीटर तक की है। ठीक, तो अपने को क्या बताना है, इस टावर की हाइट। तो अपन इसको ज्वाइन करेंगे, ये मतलब ऐसा आएगा फिगर। ठीक है, यहाँ तक तो ये हमारा 28 हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है, 28, और 4 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, ऐसा अपने को बताना है हाइट ऑफ टावर। तो क्या ये हम बोल मान लीजिए पॉइंट है ए बी सी डी, तो ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी और ट्रायंगल ये पॉइंट मान लेते हैं, कुछ ई मान लेते हैं, ई सी डी। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं क्या? ई सी डी और ए बी डी सिमिलर हैं क्या? बिल्कुल है, क्योंकि ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, 90 और ये एंगल दोनों में कॉमन है। ठीक है, सिंस एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 90 डिग्री और एंगल डी कॉमन है। ठीक है, तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर होंगे। ठीक है, सिमिलर होने में क्या होगा, ए बी बराबर, जो सिमिलरिटी की जो हमारी जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करेंगे, ए बी अपॉन ई सी बराबर बी डी अपॉन सी डी। ठीक है, ए बी हमको फाइंड आउट करना है, ए बी एच, ई सी सिक्स दे रखा है, बी डी कितना है 28, सी डी कितना है 4। तो यहाँ से अपन 7 बार गया 6 7 42 सेंटीमीटर हमारी इस टावर की हाइट आ जाएगी, सिमिलरिटी का यूज करके। ठीक है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आर पार्ट जो इसका है वो सिंपल है, सिमिलरिटी क्वेश्चन है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। देखिए आप क्यों सिमिलर हैं, फाइंड एंगल ऑफ पी। सिमिलर क्यों है, देखिए ये साइड का रेशियो, देखिए रेशियो में है दोनों। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ये ए बी, तो ए बी कितना है हमारा 3.8, और ये कितना है आर क्यू 7.6, ये 2 गुना है। ठीक है, और बी सी और पी क्यू, देखिए पी क्यू बी सी का 2 गुना है। ठीक है, तो रेशियो इक्वल चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर 3√3 है, ये 2 गुना है 6√3, मतलब ये वाला जो साइड है ना इसका 2 गुना है ना। तो ये हमारा सिमिलरिटी में यही होता है, सिमिलर ट्रायंगल यही तो होता है। तो ये आएगा ए बी के साथ क्या आएगा इधर, ए बी 3.8 है, तो ये आर क्यू आएगा ना इधर, ये आएगा आर क्यू, हाँ, और बी सी के सामने आएगा क्यू पी, तो क्यू पी। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्यों है, ट्रिपल एस, साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, समझ में आया क्यों है, ये वाला ट्रायंगल ना इसका 2 गुना है, सारे साइड 2 गुना है। तो सिमिलरिटी बाय यूजिंग सिमिलरिटी एंगल ए बराबर एंगल आर क्यों होगा, एंगल बी बराबर एंगल क्यू क्यों होगा, और एंगल सी बराबर एंगल पी होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल विल बी इक्वल इन केस ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, आपके पास फाइंड आउट करना है एंगल पी, तो एंगल पी बराबर एंगल सी क्या होगा, एंगल सी कितना आएगा, यहाँ पे देखिए ये दोनों एंगल का सम दे रखा है 80 और 60, 140, तो सी कितना आएगा 40 डिग्री, 40 डिग्री सी आएगा, तो पी भी 40 डिग्री आएगा, तो एंगल पी कितना आएगा 40 डिग्री। ठीक है, इसको अच्छे से लिख दीजिएगा, इन ट्रायंगल दिस ऑल एंगल ऑफ द ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ द ट्रायंगल विल बी इक्वल टू 180। तो ये हमारा 80 है, तो ये हमारा 60 है, तो हमारा सी भी 40 आएगा। ऐसे करके आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा नंबर लाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये बताना है 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ नंबर 5, 10 और 92 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इससे एचसीएफ फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टर बना लीजिए, इसका 510 का फैक्टर क्या आएगा, देखिए 17 3 51, तो 17 गुणे 3, 51 तो ये हो गया, और 10 के लिए 2 into 5। ठीक है, 17 को 51, 51 गुणे 10, 510 आ जाएगा। ठीक है,
ऐसे 92 का करेंगे तो 2 से कटेगा पहले, फिर 2 से कटेगा, फिर 23 बचेगा, इंटू 23। हाँ, तो 2 इंटू 23, ये होगा हमारा 92। एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए जो दोनों में कॉमन फैक्टर हो वही एचसीएफ होता है। तो कॉमन देखिए, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, ठीक है, और तो कुछ कॉमन है नहीं, ठीक है। तो एचसीएफ यहाँ पे आएगा 2, इन दोनों का एचसीएफ आएगा 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका और पार्ट देखिए क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 9, फाइंड एलसीएम, है ना, दोनों नंबर संख्या भी दे रखा है। तो हम जानते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ का अपन प्रोडक्ट लेंगे, जो 2 संख्याएं हैं उनका प्रोडक्ट, ये फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम लिख दीजिए इंटू एचसीएफ। एचसीएफ 9 दे रखा है, नंबर कौन से हैं, 306 इंटू 657। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, 306 इंटू 657 बटे 9। 3 से भाग जाएगा, ऊपर नीचे कटेगा, कट्टम कुट्टम कीजिए, कट्टम कुट्टम करेंगे तो ये आएगा 3, ये आएगा आपका 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 9 27, फिर 3 से कट जाएगा ये 7 21 73, 306 इंटू 73, इसका आप गुणा करेंगे तो आएगा ये 22,338, ये आपका आंसर आ जाएगा 11 का। अब 12वां में देखिए, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस, इसके जीरोस फाइंड आउट करना है। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे अपन, मिडिल टर्म की स्प्लिट भी कर सकते हैं, और एक वो फार्मूला जो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करके भी निकाल सकते हैं। तो अपन देखिए ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसको हम करेंगे जीरो के बराबर, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए। जीरोस क्या होता है, ग्राफ जहां पे एक्स एक्सिस को काटे उसको करते हैं अपन जीरो, उसको बोलते हैं अपन जीरोस। इस पॉइंट को, इस पॉइंट में एक्स एक्सिस में, है ना, ऑन एक्स एक्सिस वाई की वैल्यू 0 होती है। फिर सुनिए, एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा ना, इस पॉइंट में वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, एक्स कुछ भी हो, ठीक है। तो ये जो हमारा फंक्शन है ना, इसको अपन 0 कर रहे हैं, इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट हमारे यहाँ पे 0 है, इसलिए 0 कर रहे हैं, मतलब इस फंक्शन की वैल्यू को हम 0 कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम अरेंज करेंगे, एक्स को इधर ले आते हैं, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप में अपन इसको अरेंज करेंगे। तो अरेंज करने में 7x इधर आया, -3 बराबर 0। इसको अपन मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। कैसे करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट इस तरीके से करना है कि वो 2 नंबर जो भी आए ए और बी, उसका जब अपन गुणा करें तो दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, मतलब 6 - 3, मतलब -18 है। उन 2 संख्याओं को गुणा करें तो -18 आए, और यदि अपन जोड़ें तो -7 आए। इस आधार पे अपने को स्प्लिट करना है। तो इसमें अपन 18 के फैक्टर बना लेते हैं। 18 के फैक्टर बनाएंगे तो 2 इंटू 9 हो जाएगा, 2 इंटू 9, ठीक। तो अपन इसको माइनस ले लें, इसको प्लस ले लें, मतलब -9 और 2 ले लें, तो इनको जोड़ने पे -7 आएगा और गुणा करने पे -18 आएगा। तो ये हमारी दो संख्या ये हो जाएंगी। इसको करेंगे 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। स्प्लिट हो गया ये -7। अब यहाँ से कॉमन कितना आएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर 2x माइनस 3, यहाँ पर 2x माइनस 3 यहाँ आ जाएगा बराबर 0। यहाँ से 2x माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, तो 2x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3x प्लस 1 बराबर 0 बचेगा। तो यहाँ से x कितना जाएगा 3/2, और यहाँ से x आएगा -1/3। ये हमारा जीरोस है, मेथड 1 हो गया। मेथड 2 हमारा जो बेसिक फार्मूला है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यहाँ से x फाइंड आउट हो जाएगा। तो -b कितना है हमारा, बी कितना है -7, तो -7 प्लस माइनस बी स्क्वायर, मतलब -7 का स्क्वायर माइनस 4a, ए कितना है 6, सी कितना है -3 अपॉन 2a, ए कितना है 6, ये हो जाएगा माइनस प्लस अंडर रूट 749 और 6 तरीक 18 चौको 54 अपॉन 2a, 6 दूनी 12, ठीक है। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 9 4 13, 1 93,
छः को 24, 24 नहीं 72 आएगा ना यार, 6 को 24 नहीं 72, ये 72 है। ये आएगा अंदर आएगा 9 2 11, 121 आएगा अंदर, ठीक है ब्रैकेट में। 120 अंडर रूट है तो मतलब यहाँ पे 11 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 7 प्लस माइनस 11/12। एक बार प्लस ले लीजिए, प्लस साइन लेंगे तो ये आएगा 18/12, और माइनस साइन लेंगे तो -4/12। ये आएगा -1/3, और 6 3 18, 6 3 12, 3/2, 3/2 और -1/3। ये जो हमारा जीरो आ रहा है सेम ही आएगा दोनों मेथड से, ठीक है, मेथड 1 ये मेथड 2 है। अब अपन इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो जीरो आ रहा है एक 3/2 पे, और एक आ रहा है माइनस इतने पे। इसका कुछ ग्राफ जो है ना 3/2, मान लो कि ये 3/2 यहाँ है, -1/3 यहाँ है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है। ये हमारा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है ना, ये पॉइंट है 2/3, 0, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट है -1/3, 0। वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 रहेंगे। ये फंक्शन ऐसा जा रहा है। ये हम समझा रहे हैं आपको, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपको आगे एग्जाम में भी काम आएंगी, आगे पढ़ाई में भी काम आएगी। केवल क्लास 10 का एग्जाम अपने को देख के कुछ नहीं होना है, अपने को आगे भी पढ़ाई करना है, तो ये सब चीजें आपको काम आएंगी। और सीबीएसई बोर्ड वाले क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपका ये कॉन्सेप्ट ऐसे बिल्डअप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का और में दे रखा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are √2 + 1/3 रिस्पेक्टिवली। सम ऑफ जीरोस दे रखा है, सम ऑफ जीरोस दे रखा है √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा है 1/3, अल्फा प्लस बीटा कितना है √2। तो हमको ऐसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स का जो सम है वो है ना, रूट्स का जो सम है वो √2 आए और प्रोडक्ट 1/3 आए। ऐसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बतानी है, ठीक है। ठीक बता देते हैं। तो हमको जनरल फार्मूला होता है हमारा x² प्लस, ये माइनस होता है x² माइनस अल्फा बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ये हमारा एक जनरल फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। यहाँ पे केस से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब इस सम और प्रोडक्ट के कई सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकते हैं, ठीक है। एक हमारा जनरल फार्मूला ये हो गया। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए माइनस अल्फा बीटा कितना है यहाँ पर √2, अल्फा बीटा कितना है 1/3 बराबर 0, ठीक है। 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा, ये अपॉन में 1/3 है, तो पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x² माइनस 3√2, यहाँ पर x है ना, √2x प्लस 1 बराबर 0। ये के से मल्टीप्लाई है, मतलब वेयर के क्या है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है, नेचुरल नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर फाइंड है ना, तो के अपन कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ से आप ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और चाहो तो आप के को 1 लेके भी कर सकते हो, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। पर ये वाला ज्यादा अच्छा है, के कुछ भी रखिए वही वाला सम और प्रोडक्ट यही आएगा, ठीक है, इस वाले इक्वेशन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। अब ये जो है एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, इसके रूट्स फाइंड आउट करना है। सेम क्वेश्चन है दोनों का, दोनों सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप के 1/8 बराबर 0, है ना। यहाँ पे स्प्लिट टर्म से या जो हमारा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a वाले मेथड से भी अपन इसको कर सकते हैं। तो देखिए 1/8 है, इसको सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, है ना, 1/8, तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे आप गौर से ऑब्जर्व करेंगे तो ये कितना है 4x² ही तो है, और ये कितना है 1² है, और ये -2ab है, तो ये मतलब क्या लिख सकते हैं इसको 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, माइनस ये माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। a² है, ये b² है, ये -2ab है, ठीक है। तो यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे तो x बराबर 1/4, मतलब दोनों रूट्स सेम आएंगे, ठीक है। इसके बाद चेक करेंगे तो b² माइनस 4ac ये 0 आएगा, सेम रूट आएंगे, तो इसका जो इक्वेशन होगा कुछ
1/4 पे है ना, इसका जो मतलब ग्राफ आएगा इस पैराबोला का 1/4 पे 1/4 कामा 0, दोनों रूट्स एक ही पॉइंट पे इसके लाई करेंगे। ठीक है, अपन इसको मेथड 2 से भी सॉल्व कर सकते हैं। माइनस बी एक्स वाई कितना माइनस बी, बी कितना है इस वाले क्वेश्चन में, देखिए बी कितना है -8 -8 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना -8 स्क्वायर -4 ए कितना है 16, सी कितना है 1/2 ए कितना है 16, ये हो जाएगा +8 अंडर रूट, ये आएगा 8 नहीं 64 माइनस 16 चौको 64 अपान 32। ठीक है, तो 32 माइनस 64 में ये 0 हो गया, तो 8/32 मतलब 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर -4ac 0 है, इस 0 होने पे सेम रूट आते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर -4ac जब 0 होता है तो रूट बराबर रूट होते हैं, मतलब है ना, दोनों रूट सेम होते हैं। इसे ग्राफ बता ही दिया मैंने, तो दोनों मेथड सॉल्व करने के कर सकते हैं आप। और में क्या दे रखा है, फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, है ना, इक्वल रूट्स हो तो अपने को के की वैल्यू बताना है। इक्वल रूट्स ना, ये क्या दे रखा है 2x² + kx + 0, इक्वल रूट्स में क्या होगा बी स्क्वायर -4ac हमारा 0 होना चाहिए, इक्वल रूट्स जो अभी अपन बात कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से अपन बी कितना है यहाँ पर के है, के स्क्वायर -4 ए कितना है 2, सी कितना है 3, और तो के स्क्वायर आ जाएगा कितना 4 दूनी 8 24, तो के कितना आएगा ±√24। अब यहाँ पर अपन निगेटिव साइन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये कोई लेंथ है थोड़ी ना है, तो अपन पिछले क्वेश्चन में किया था कि लेंथ है इसलिए नेगेटिव को कर दिया। तो ये अपन सॉल्व करेंगे तो ये 3 × 8 आएगा, है ना, तो 2 यहाँ से बाहर ले लेंगे, मतलब इसको ले सकते हैं 6 × 4, है ना, तो ये 4 का 2 बाहर आ जाएगा 2√6, तो के की 2 वैल्यू आएगी +-2√6, ये हमारा आंसर आ गया। ये वैल्यू अपन यहाँ पर के की लेते हैं तो इस इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स आएंगे, इसका ये मतलब हुआ। ठीक, आप चाहो तो चेक कर सकते हैं रख के 2 इक्वल रूट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। चलिए अब 14वां क्वेश्चन देखते हैं। विच टर्म ऑफ एपी दिस इज 25, कौन सा टर्म 25 होगा एपी का। एपी क्या है 7 13 19 करते करते ऐसा है। अब बताना 205 किस नंबर में आएगा, कौन सा टर्म है, 10वां है 12वां है 25वां है। ठीक है, तो ये हमारा एपी में है, क्यों, यहाँ पे सेम इसका अंतर आ रहा है। ठीक है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो दोनों में कितना आ रहा है, डी आ रहा है 7 6 13 6 6 आ रहा है, 6 6 का अंतर है ना। और क्वेश्चन दे भी रखा कि एपी में है ही, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। जब ए कितना है फर्स्ट टर्म 7, डी कितना है 13 - 7, ये हो जाएगा हमारा 6। ए एन क्या होता है a + n - 1 × d, ए एन nth टर्म कौन सा 205, ए 7 है, n ही तो फाइंड आउट करना है, तो n - 1 डी कितना 6, यहाँ सॉल्व करेंगे 205 - 7, ये आएगा 198 बराबर 9 - 1/6, 6 को नीचे ले आएंगे तो n - 1 हो जाएगा 196/6, 6 3 18, एक आएगा 6 3 18, तो यहाँ n बराबर आएगा 34, मतलब 34वां टर्म इस एपी का 34वां टर्म इस एपी का 205 आएगा। ठीक है, आप चाहो तो चेक भी कर सकते हैं। और में क्या दे रखा है सेकंड में, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। ठीक है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, तो 2 डिजिट नंबर हमारी स्टार्ट होती है 10 से, 10 11 ऐसी स्टार्ट होती है 12। अब क्या 10 हमारा 3 से डिवाइड होगा क्या, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, मतलब हमारी एपी यहाँ से स्टार्ट होगी। पहला टर्म आएगा 12 जो कि 3 से डिविजिबल है। आखिरी टर्म हमारा क्या आएगा, दो संख्याओं का आखिरी नंबर क्या है 99, फिर 100 आ जाएगा, तीन तीन उसमें हो जाएंगे डिजिट हो जाएंगे 100 में। क्या 99 हमारा 3 से डिवाइड है क्या, हाँ बिल्कुल है। इन दोनों संख्याओं का जोड़ देखिए कितना आएगा 9 9 18, 18 3 से डिवाइड होता है क्या, हाँ होता है, इसका मतलब ये भी 3 से डिवाइड होगा, है ना। तो पहला टर्म ये होगा, सेकंड टर्म कितना आएगा 12 के बाद 15 18 21, ऐसी हमारी एपी बन रही है। देखिए फर्स्ट टर्म इसमें 12 है और डी कितना है 15 - 12 बराबर 3, फर्स्ट टर्म ए और डी है हमारा
3 फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मेनी डिजिट्स आर डिविजिबल, हाउ मेनी कितनी संख्याएं ऐसी होंगी, n फाइंड आउट करना है हमको, n फाइंड आउट करना है ना भाई। तो ए एन क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है हमारा, nth टर्म, n टर्म हमारा कितना है 99, ए कितना है 12, एन फाइंड आउट करना है, डी कितना है, डी है 3। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो 89 87 डबल एन माइनस वन, तो यहाँ से एन माइनस वन कितना आएगा 87/3, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 2 27, 3 27, एन बराबर कितना आएगा, एन बराबर आएगा 30। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार, ए प्लस ए कितना है 12, ये आ गया आपका 89 87 एन माइनस वन 3, ये आएगा 3 दूनी 6 27 9 27, हाँ 10। तो कुल मिला के 30 टर्म ऐसे होंगे दो संख्याओं वाले जो कि 3 से डिविजल होंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा 30, ये वाला आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। अब इसमें ट्रायंगल दे रखा है, तो बीपीटी का यूज करके अपन इसको या थेल्स थ्योरम का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। एडी अपॉन डीबी बराबर एसी अपॉन कर सकते हैं इसको, ये लाइन इसकी पैरेलल है तो ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये होता है, ये हम पढ़ते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में जो पूछ रहा है आपके पास नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो बाई बीपीटी या थेल्स थ्योरम एडी अपॉन डीबी बराबर एई अपॉन ईसी। एडी फाइंड आउट करना है, डीबी कितना 7.2, एई है हमारा 108 18 54, 3 बार जाएगा 24 नहीं 72 2.4, तो यहाँ पर एडी आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये यहाँ पूछ रहा है, और में क्या पूछ रखा है, राइट स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। स्टेटमेंट क्या होता है बीपीटी का, वो आपको लिखना है। बीपीटी क्या होता है, इसका थ्योरम क्या होता है लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, ये हम लोग लिखना पड़ेगा। इसमें इसमें आप फिगर भी बना सकते हैं, कोई एक ट्रायंगल एबीसी है, एक कोई लाइन ड्रॉ की गई है पैरेलल टू अदर साइड, ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, ये मान लेते हैं अपन डीई, डीई पैरेलल है बीसी के, ऐसा यदि बनाते हैं। ठीक है, देन है ना, तो ये अदर साइड्स है ना, ये सेम रेशियो में डिवाइड होंगी, मतलब ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये होगा, ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये। ठीक है, ये हमारा हमको स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, और आप चाहो तो इसमें फिगर ही बना देना, पर स्टेटमेंट लिख के फिगर बना दोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एडी अपॉन डीबी बराबर एसी अपॉन सीई। ये हमारा एनसीईआरटी का में ही थ्योरम दे रखी है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। ठीक है, ये हमको स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 10 यूनिट। ठीक है, y फाइंड आउट करना है ताकि ये दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है 2, -3 10 - y, इसके बीच में डिस्टेंस 10 यूनिट में रहे। बस फॉर्मूला लगा दीजिए सिंपल, डी क्या होता है √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। डी कितना है 10, x2 अपन 10 मान लेते हैं, 10 - 2 स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ माइनस सी है तो प्लस हो जाएगा 8 × 64, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 6y, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे 100, सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो y बराबर -9 और 2 दो रूट्स आएंगे इस इक्वेशन के। ठीक है, तो हमारे y के दो, इस क्वेश्चन के दो सोल्यूशन आएंगे, y -9 हो या 2 हो। ठीक है, दोनों अपन रखेंगे, मतलब अपन y की जगह में दोनों में से कोई भी पॉइंट लेंगे ना तो उसकी दूरी 10 यूनिट आएगी। अपन इस ग्राफ में समझते हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम में तो हो गया आंसर, यहाँ तक समझते जरा इस पॉइंट्स को क्या बोल रहा है। ये मान लो हमारा कोई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो 2 - 3 हमारा पॉइंट आएगा कुछ, मान लीजिए 1 2 है, 1 2 3, 2, 3 यहाँ पॉइंट आएगा। ठीक है,
2 कॉमा माइनस 3 और 10, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा 10 वाला इधर है ना। तो 10 2 पॉइंट कहाँ आएगा, 10 और 2, एक पॉइंट यहाँ आएगा, 10 2 यहाँ आ जाएगा, और एक आएगा 10 माइनस 9, 10 माइनस 9 कहाँ आएगा, 10 2 तो इधर आएगा, ऊपर आएगा, 10 2 यहाँ आएगा, और 10 माइनस 9 10 और माइनस 9, 10 माइनस 9 इधर आएगा, 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे, ये दो पॉइंट आएगा 10 माइनस 9, ये पॉइंट 10 कॉमा 2, ये देखिए दोनों पॉइंट जो है 10 यूनिट पे रहेंगे, यहाँ वाला भी पॉइंट वही रहेगा, वहां वाला पॉइंट यही रहेगा, ठीक है, इसलिए दो दो सोल्यूशन इसके वाई में आ रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट से यहाँ पे भी एक पॉइंट रहेगा जो कि 10 यूनिट पे रहेगा, और यहाँ से यहाँ पे भी एक पॉइंट रहेगा जो 10 यूनिट पे रहेगा, ठीक है। तो दो दो सोल्यूशन इसके इसलिए आए हुए हैं, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट है ये, है ना, एग्जाम के लिए इतना करने की जरूरत नहीं है, एनालिसिस है जो ग्राफ को आपको देखना आना चाहिए, इसलिए आप इनको हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, तो आपको ऐसे आपको एक्स्ट्रा चीजें भी क्वेश्चंस के माध्यम से समझने को आएंगी, ठीक है। अब 17th क्वेश्चन देखते हैं। Find the coordinate of point which divides the line segment joining this and this in ratio of 3:1 internally. दो पॉइंट हमको दे रखा है 4 कामा 3 और 8 कामा 5, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, ये पॉइंट वाला यहाँ पे है, ये 3:1, मतलब ये 3 पार्ट में हो और ये 1 पार्ट में हो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये सेक्शन फार्मूला लगाते हैं अपन, सिंपल क्या होता है, x पावर mx2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और y फाइंड आउट m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, इसको सॉल्व करेंगे तो अपन को x और y की वैल्यू आ जाएगी, जो कि 7,3 होगा, ठीक है, ये हमारा आंसर है। ये पॉइंट इसको 3:1 रेशियो में काटेगा। अपन ग्राफ से समझते हैं, एक्स्ट्रा जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, ये ग्राफ में इस पॉइंट को प्लॉट करते हैं, ये कितना है 4,3, 4,3 करीब यहाँ आएगा, 4,-3, ठीक है, और ये 8 और 5, 8 और 5, ये 4 ये है तो 8 यहाँ कहीं आएगा, 8 और 5, 5 8 5 यहाँ आएगा ये पॉइंट, और 7 और 3 कहाँ आएगा, 7 7 करीब यहाँ आएगा, और 3 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा करीब, ठीक है। तो ये देखिए ना आप, ये पॉइंट जो है 3:1 में काट रहा है, ये पॉइंट कितना 7,3, यानी कि 3 भाग है यदि, तो ये 1 भाग है ना, रेशियो है, ये 3x है तो 2x, यहाँ पे यहाँ से दूरी यदि 3 मीटर की है तो ये दूरी 1 मीटर की है, ऐसा है। चलिए और पार्ट देखते हैं, इसका आर क्या है, तो ये हाँ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्किल whose सेंटर इज दिस, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज दिस, ठीक है। तो कोई एक सर्कल है, इसमें ए बी हमारी डायमीटर है, ए बी, बी कोऑर्डिनेट दे रखा है 1,4, ठीक है, whose सेंटर कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,-3, ये सेंटर हमारा ओ है। फाइंड आउट क्या करना है, ए के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, वही ये मिड पॉइंट है ना, तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये सेम है, तो ओ जो है ए बी को, जो पॉइंट ओ है वो ए बी को बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये मिड पॉइंट है ना, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगा दीजिए, यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं आप आराम से, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y1/2, ये यूज करके यहाँ पे ओ के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे 3,-10, ये आपका आंसर होगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18वां में, ए अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड, अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्किल, अम्ब्रेला है जो फ्लैट सर्किल में है, जो 8 रिब्स है ना, एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला, इसके 8 भाग हैं, ठीक है, ऐसे रिब्स लगी हुई हैं अम्ब्रेला में, 8 भाग में जो डिवाइड कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है, इसका रेडियस दे रखा है कितना 45 सेंटीमीटर, इस सर्कल के आकार का है, इक्वली स्पेस्ड है, मतलब ये जो एंगल है सेम बन रहा है। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, 2 कंसेक्यूटिव मतलब क्रमागत
है ना, रिब्स के बीच में एरिया फाइंड आउट बताना है, मतलब ये वाला एरिया बताना है अपने को, बता लेंगे आराम से। भाई ये एंगल कितना बनेगा, तो पूरा है 360, 8 भाग में डिवाइड है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा 360/8। ये आ जाएगा हमारा कितना, 2 से काटेंगे 18 36, ये आ जाएगा हमारा 4, 4 से काटेंगे तो 4 चौको 16 और 20, 25 45 डिग्री, ये बनेगा 45 डिग्री। अब देखिए एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री का वैल्यू होता है ना, 360 रोटेशन में जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अपने को बताना है 45 डिग्री में कितना एरिया बन रहा होगा, इंटू 45 कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, ये सॉल्व करने पे पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, सॉल्व करने पे आएगा कितना आएगा, 222/75/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना जरूरी है, सेंटीमीटर में है ना, सॉल्व करिएगा इतना आएगा। और पार्ट देखते हैं इसका। A car has two wiper which do not overlap. Each wiper has a blade of length this sweeping through an angle 115 डिग्री, then find the total area clean at each sweep of blade, है ना। एक कार है, उसके 2 वाइपर्स हैं, उसकी लंबाई दे रखा है जो कि 115 डिग्री तक घूमता है। 2 वाइपर हैं ऐसे ऐसे, 115 डिग्री वो घूमता है। ठीक है, कितना एरिया वो कवर कर रहा होगा, तो सिंपल है, मान लेते हैं कोई कार है, उससे 2 वाइपर लगे हैं, एक यहाँ लगा है एक यहाँ लगा है, जो कि 100, ये वाइपर क्या पूरा सर्कुलर मोशन कर जैसे घूमता है ना, सर्कल जैसा, तो ये बोल रहा है कि 115 डिग्री तक ही वो घूमता है, मतलब यहाँ से लेके 115 डिग्री ही ये घूमता है। ठीक है, 115 डिग्री। और दूसरा वाला भी वही सेम 115 डिग्री ही घूमता है, 115 डिग्री घूमता है, तो कितना एरिया ये कवर कर रहा होगा। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट है, 360 घूमता तो पाई आर स्क्वायर कवर करता, तो 115 डिग्री घूमने पे कितना कवर करेगा, इतना कवर करेगा, तो 2 वाइपर हैं तो गुणे 2 कर देंगे, ये हमारा एरिया आ जाएगा। पाई यहाँ पर 22/7 रखिए और आर की वैल्यू रखिए 25 सेंटीमीटर। ये सॉल्व करने पे आंसर आएगा 1437/36 पाई। पाई की वैल्यू आप 22/7 रख सकते हैं, और चाहो तो आप नहीं भी रखो, कैलकुलेशन आपकी बहुत पॉइंट में आएगी, तो पाई में रख के सेंटीमीटर स्क्वायर लिख के ये आंसर लिख के चले आइएगा, तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, पाई में भी छोड़ सकते हैं, इस क्वेश्चन में भी पाई में भी आप छोड़ सकते हैं, और चाहो तो आप थोड़ा समय हो तो कैलकुलेशन करेंगे तो पॉइंट में आएगा, समय लगेगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Mayank made a birth bath for his garden in the shape of cylinder with a semi-sphere depression at one end. इसमें डिप्रेशन एट वन एंड है। द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1.45 मीटर एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ। ठीक है, हिंदी में देखते हैं। मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानगार बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है ना, बेलन हमारा खोखला है। ठीक है, तो कुछ फिगर दे रखा है, पर हमने बना लेते हैं, अपन सिलेंडर बना लेते हैं जो कि नीचे से खोखला है। ठीक है, और ऊपर इसमें हेमिस्फेयर शेप का रखा है, पानी पिलाने के लिए कटोरा टाइप का। ठीक है, हेमिस्फेयर शेप का। ठीक है, यहाँ पर पानी डाल के चिड़ियों को पिलाने के लिए दे रखा है। हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट दे रखा कितनी, सिलेंडर की हाइट दे रखा है 1.45 मीटर। सेंटीमीटर में चेंज करते हैं अपन, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 145 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। रेडियस 30 सेंटीमीटर है ना, क्योंकि रेडियस 30 सेंटीमीटर में रखा है रेडियस, तो अपन ने हाइट को भी सेंटीमीटर में ले लिया, या तो इसको आप मीटर में चेंज कर लीजिए। ठीक है, दोनों सेम यूनिट में रखेंगे अपन तो ही सॉल्व हो पाएगा। और क्या बोल रहा है इसमें, ठीक है, तो जो अपना सिलेंडर का जो रेडियस है वही रेडियस हमारा इस हेमिस्फेयर जो कटोरा है, बाउल है, उसका होगा सेम रेडियस, है ना, बेलन है ये, रेडियस तो सेम होगा। तो इसको अपने क्या बताना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ। इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है ना, कि इस बर्ड बाथ में टोटल सरफेस एरिया कितना है, सरफेस बताना है, बलून नहीं बताना है, कि अंदर का नहीं बताना है, सरफेस एरिया बताना है। और ये नीचे से खोखला है ना, तो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा बताइए। एक तो इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड वाला, ऊपर तो कटोरी रखी हुई है, उसका अलग से जोड़ेंगे पर ऊपर का, नीचे खोखला ही है,
है ना। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है। और इस हेमिस्फेयर जो सेब का जो कटोरा रखा है, बाउल रखा है हेमिस्फेयर का, इसका अपना कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो कोई भी हेमिस्फेयर है ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है, हेमिस्फेयर है ऊपर से खुला हुआ है, तो 2 पाई आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये वाला एरिया तो आएगा ही नहीं, वरना पाई आर स्क्वायर अपना और जोड़ते, क्योंकि सर्कल बनता है, पर सर्कल तो खुला हुआ है यहाँ पे, तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। जैसे 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, 2 पाई आर, यहाँ से एच और यहाँ से आर कॉमन आ जाएगा। पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, आर आर कितना है 30 सेंटीमीटर, एच कितना है 145 प्लस 30। ये सॉल्व अपन करेंगे तो सेंटीमीटर में आएगा 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर यही है। यदि आपको मीटर में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दे नहीं रखा कि मीटर में बताना है, मीटर में चेंज करना है तो इसको अपन सॉल्व करेंगे। ये मीटर स्क्वायर में आया, ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं या सेंटीमीटर स्क्वायर में कर सकते हैं। यूनिट लिखना जरूरी है, मैथ्स और फिजिक्स में यूनिट होना जरूरी है, मीटर स्क्वायर या कुछ भी है। और नहीं दे रखा है तो 3.3 यूनिट स्क्वायर ये करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। नहीं दे रखा है पेपर में तो पेपर में दे रखा है तो मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में अपने को करना है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, और वाले पार्ट में, ए सॉलिड इज इन शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फेयर। एक हेमिस्फेयर है, अर्धगोला है ना, हेमिस्फेयर बना लेते हैं। कोन कोन इस पे स्टैंडिंग कर रहा है, ऊपर है। बोथ रेडियाई बिंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। एक यहाँ पे कोन इसके ऊपर ही रखा है, दोनों की रेडियाई रेडियस, तो कोन की रेडियस और हेमिस्फेयर की रेडियस, कोन की रेडियस और हेमिस्फेयर की रेडियस दोनों 1 सेंटीमीटर है। और हाइट ऑफ द कोन, कोन की हाइट भी 1 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। इस सॉलिड के, इस सॉलिड है, इसका वॉल्यूम यानी आयतन निकालना है पाई के टर्म में, मतलब पाई को पाई में ही रखना है, 22/7 या 3/1/4 नहीं लेना है। सिंपल हो जाएगा ये। इसका वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना। हेमिस्फेयर के वॉल्यूम और कोन के वॉल्यूम को अपन जोड़ देंगे तो ये हमारा टोटल वॉल्यूम निकल आएगा। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, फार्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। कोन का कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से 2/3 पाई और आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ से आर आया, यहाँ से एच एच आ गया, एच बच जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2/3 पाई। आर की वैल्यू है 1 1 स्क्वायर, और ये भी 1 1 है, आर और एच 1 1 है, तो 1 + 1 2 2 4 4 पाई/3, 4 पाई/3। अब यूनिट क्या रख दे रखा है इसमें, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, है ना, क्यूब आएगा, क्योंकि वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम क्यूब में होता है ना, 4/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा, यहाँ पे कॉमन 2/3 पाई नहीं आएगा, 1/3 पाई आएगा ना यार, क्योंकि यहाँ पर 2/3 तो है नहीं, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जाएगा 2r तो ये बचेगा 2 + 1, 2 + 1 3, 3 बचेगा, 3 × 6 6 6/3, है ना। तो ये जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब आएगा ना। यहाँ पे भी 1 ही आएगा, है ना। 1/3 पाई है ना, 1/3 पाई, तो ये हो जाएगा 3, 3 पाई/पाई, मतलब पाई सेंटीमीटर क्यूब आएगा ना, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम आएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉमन सही से 1/3 कॉमन लेंगे और सही सॉल्व करेंगे तो हमारा पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, है ना,
सोनिया है 18 मीटर लेती है वन राउंड कंप्लीट करने में, और रवि रवि हमारा कितना लेता है 12 मिनट, और सोनिया लेती है 18 मिनट। इसको एक राउंड चक्कर लगाने में इनको 18 और 12 मिनट लगता है। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट एट सेम टाइम एंड गो इन सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए, बोला सोनिया और रवि दोनों एक ही टाइम में एक ही समय इस सर्कुलर पाथ की चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो कितनी देर के बाद ये एक दूसरे से मिलेंगे, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। 18 मिनट में सोनिया पूरा करती है और रवि 12 मिनट में पूरा करता है। तो देखिए 18 मिनट के बाद सोनिया यहाँ आएगी, पर रवि 12 मीटर भी घूम पाएगा, तो रवि कुछ यहाँ रहेगा। ठीक, ऐसे घूमते रहेंगे। अब अपने फाइंड आउट करना है कि कितनी देर में ये एक दूसरे से मिलेंगे। तो यहाँ पे 18 और 12 का एलसीएम अपने को निकालना पड़ेगा। 18-12 का एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, ये आएगा 6, ये आएगा 3 त्रिकाई 9, और 3 दूनी 6, है ना। फिर 3 से कटेगा 1 आएगा 2, फिर 2 से कटेगा 1 2, एलसीएम कितना आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 दूनी 6, 6 36, 36 मिनट के बाद ये एक दूसरे से मिलेंगे। तो 36 मिनट में सोनिया के 2 रोटेशन हो जाएंगे, सोनिया 2 बार घूम लेगी, सोनिया 2 बार घूमेगी ना, 18 मिनट में एक, 18 मिनट में एक। और रवि को 3 बार घूमना पड़ेगा, 12 12 12 12 12 12 36। तो 36 मिनट के बाद दोनों फिर से मिलेंगे एक दूसरे से। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यहीं पे समाप्त हो रहा था। ये मैंने आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट अलग से बताया है। ठीक है, हमारा आंसर यहाँ पे एलसीएम निकालना है यहाँ पे। ठीक है, एलसीएम 18 और 12 का एलसीएम लेना है। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। और में देखिए, ये 3√2 एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करना तो आपको आता ही है, कैसे बस करते हैं, है ना। इसको कर लीजिएगा, है ना। चाहे तो इसको ए बाई बी मान के कि ये इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, वैसा भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी है कि 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है, √2 इरेशनल नंबर है। तो रेशनल और इरेशनल का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो इरेशनल होता है, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था, है ना। रेशनल और इरेशनल का जोड़ भी इरेशनल होता है, रेशनल इरेशनल का मल्टीप्लाई इरेशनल होता है ना। तो यहाँ से भी आप प्रूव कर सकते हैं, और चाहो तो ए बाई बी करके आप इसको कर सकते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग करते ही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 21 में, ए टेबल बिलो shows the daily expenditure on food of 25 household in locality, find the mean expenditure of the food by suitable method। ठीक है, सिंपल है, मीन बताना है इसका, स्टैटिस्टिक क्वेश्चन है। मीन क्या होता है, एक्स बार कितना होता है, मीन मतलब औसत। ठीक है, एवरेज बताना है, एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, ये होता है ना, एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। इस क्वेश्चन में ऐसे टेबल बना लेंगे। ठीक है, डेली एक्सपेंडिचर, मिड नंबर ऑफ हाउस होल्ड, मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट कितना आएगा बीच का, और ये हमारा एफ आई है, और एक्स आई ये है ना, एफ आई एक्स आई का प्रोडक्ट ये है। इसका देखिए 100 से 150 में कितना है, चार हाउस होल्ड है, 150 में 200 ऐसे बना लेंगे टेबल। इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, मतलब 100 और 125 का मिड पॉइंट कितना है, 125 लिख देंगे, है ऐसे 175 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ हाउस होल्ड हमारा दे रखा है 4 5 12 2 2, है ना, ये 25 है टोटल सम। ठीक है, फिर हमारा एफ आई, ये हमारा एक्स आई हो जाएगा, एफ आई एक्स आई का प्रोडक्ट निकाल के ऐसा टेबल बनाते हैं ना पर, इसका सम आया इतना आएगा, और एक्स बार हमारा कितना होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, ये हमारा कितना है, सिग्मा मतलब समेशन एफ आई एक्स आई, इन सबको जोड़ेंगे 2575 आएगा, 2575 बटे टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी 25, ये सॉल्व करेंगे 211। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये तो आप करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, मोड पूछा है, मोड ऑफ द गिवन डाटा, इस डेटा का मोड पूछा है, मोड। ठीक है, मोड क्या होता है, जहां पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, है ना, जो डेटा हमारा बार बार रिपीट करे वही हमारा मोड होता है। मोड का एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, मोड क्या होता है, एल प्लस f1 माइनस एफ जीरो अपॉन 2 f1 माइनस एफ जीरो माइनस f2 इंटू एच हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से डेटा सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, इसमें कौन सा डेटा सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है,
वो डेटा है ये वाला 21 सबसे ज्यादा है ना, मतलब 25 से 35 वाला जो है ना एज ग्रुप है, ये वाले ज्यादा एडमिट हो रहे हैं। ठीक है, तो जो ये हमारा 25 से 35 वाला जो है हमारा एज ग्रुप, यही हमारा मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास है ना, जो मैंने एग्जाम पूछा भी था इसी में पेपर में, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा था शायद। मॉडल क्लास हमारा ये है। तो इसका जो नीचे वाला जो डेटा होता है वो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास होता है, ये एल। एल क्या है यहाँ पर 25 है इस क्वेश्चन के अनुसार, एल 25 है ना। और मॉडल क्लास में जो हमारा फ्रीक्वेंसी है उसको F1 कहते हैं। F0 क्या है, मॉडल क्लास से जो नीचे वाली फ्रीक्वेंसी है 11, F0 हो जाएगी। और F2 क्या हो जाएगी, जो मॉडल क्लास के ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी है, यानी 20। ठीक है, ये हमारा मॉडल क्लास है, ये हमारा F1 है, ये हमारा F0 है, ये हमारा F2 है। क्लियर है। L क्या है, L 25 है। ठीक है, ये जो 25 है ना, ये L है। इस और हाइट, हाइट कितनी है जो इसमें डिफरेंस दे रखा है, 10-10 का है डिफरेंस, 5 से 15, 10, ये भी 10, ये भी 10, 10, 10, हाइट कितनी है 10। इस फार्मूला में रखेंगे, मोड वाले फार्मूला में करके रखा है इसको, मोड बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पे हमारा 9.09 आएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। एन ऑब्जर्वर 1 मीटर टॉल इज 28 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। एक कोई चिमनी है जिसमें एक ऑब्जर्वर यानी प्रेक्षक हिंदी में 28.5 मीटर दूरी पे है ना। इस चिमनी से इसकी दूरी 28.5 मीटर है। प्रेक्षक की जो लंबाई दे रखा है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर में उसकी लंबाई है। ठीक है, कोई व्यक्ति है, उसकी हाइट जो है, हाइट 1.5 मीटर है, तो आंख उसकी ऊपर ही है, यहाँ पे आंख है ना, यहाँ से देख रहा है वो। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ चिमनी, चिमनी के ऊपर में जो एंगल ऑफ एलिवेशन इसका बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है, ये 45 डिग्री है। ठीक है, तो हमको बताना है हाइट ऑफ चिमनी, इस चिमनी की हाइट h, यहाँ से यहाँ तक की हाइट बताना है। तो ट्रेंगल मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये पॉइंट ई है ना। ग्राउंड से वर्टिकली खड़ा है तो ये 90 डिग्री है, ये 90 है तो ये भी 90 है ना, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी 90 डिग्री है। यहाँ पर देखिए tan 40 लगा दीजिए, सही tan 45, tan 45 कितना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है BC, बेस कितना है AB, तो है ना। तो AB की दूरी वही होगी जो DE की है ना, पैरेलल लाइन से पूरी ये जो दूरी है वही दूरी ये भी होगी। तो BC कितना होगा हमारा 28.5। ठीक है, AB कितना है, तो BC तो निकालना है ना, BC, ये BC है, AB कितना है जो DE है, मतलब 28.5। tan 45 कितना होता है 1 BC अपॉन 28.5, तो यहाँ से BC कितना आ जाएगा 28.5 मीटर। ये हमारी 28.5 मीटर है, 28.5 मीटर। ठीक है, यह है 28.5 मीटर यहाँ तक। ठीक है, और ये B कितना होगा, B वही होगा जो AD होगा, AD कितना है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर है ना ये ऑब्जर्वर की हाइट। AD बराबर BE बराबर 1.5 मीटर। ठीक है, चिमनी की हाइट कितनी आएगी CE, C कितना होगा CB प्लस BC, CB कितना निकाला हमने 28.5, BE कितना है 1.5, ये हो जाएगा 29, 30 मीटर। चिमनी की हाइट कितनी है 30 मीटर है। ठीक है, ये जो चिमनी है इसकी हाइट 30 मीटर है। सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए tan 45 आपने लगाया है, पर ये ट्रायंगल देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्यों है, ये 90 है, ये 45 है, तो ये 45 है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो हमारा साइड होता है ना वो हमारा इक्वल होता है, मतलब ये साइड हमारी इस बराबर इसके है, तो ये 28.5 है, तो ये वाली साइड भी 28.5 हो जाएगी। तो वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, tan लगा के भी आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करके भी आप कर सकते हैं इसको। ठीक है,
सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आता है अभी बोर्ड में। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसी का और वाला पार्ट जो है, ए काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड। एक पतंग है जो कि 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। स्ट्रिंग इज अटैच टू काइट एट टेम्पोररी टाइड टू ग्राउंड ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड में जो है इसका धागा बांध दिया गया है, ये धागा है पतंग का, ये पतंग हमारी उड़ रही है। ठीक है, द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। स्ट्रिंग का ग्राउंड से जो इंक्लिनेशन है ये 60 डिग्री है। द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए पूछा है। ट्रायंगल मान लेते हैं ए बी सी, ये 90 डिग्री होगा, क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ग्राउंड पे, है ना, ऐसा। देयर इज नो स्लैग इन द स्ट्रिंग, अज्यूमिंग देयर इज नो स्लैग, कोई डोरी मतलब ढीली नहीं है, डोरी जो है हमारी स्ट्रेट ही है, ऐसा ढीली नहीं है, ढीली होगी तो लेंथ में कुछ कमी आएगी। तो ये बोल रहा है कि ढीली नहीं, टाइट है, टाइट है मतलब स्ट्रेट लाइन बना रहा है। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। तो हमको ये लेंथ निकालना है, तो यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल का कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करें? साइन वाला लगा लें, साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? 60। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा? एल। एल ही तो हमारा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है जो निकालना है, एल आ जाएगा tan 60 कितना है? √3/2। तो एल कितना जाएगा हमारा, सॉरी, tan 60 केवल हो गई √3/2, 60/L। यहाँ से एल कितना आ जाएगा? 2 × 60/√3, है ना, ये आएगा 120/√3। √3 नीचे है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो अपन √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यह आ जाएगा √120√3, और ये हो जाएगा 3, 40 हो जाएगा, 40 से कटेगा, तो 40√3 जो है स्ट्रिंग की लंबाई आएगी मीटर में, है ना। इसका यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। ठीक है, 5 साल पहले नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वर्तमान में नूरी की जो आयु है उसको n मान लेते हैं, n ईयर की अभी है। ठीक है, सोनू की वर्तमान आयु बोल रहे हैं पर प्रेजेंट एज, आज की स्थिति में सोनू की अपन s ईयर मान लेते हैं। तो 5 साल पहले 5 ईयर एगो नूरी की एज कितनी जाएगी? n-5। तो आज मैं 10 साल का हूं, तो 5 साल पहले मैं 10 - 5, 5 साल का होऊंगा। ऐसे 5 ईयर एगो जो है सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? s-5। ठीक, अब अगला क्या बोला है? 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद 10 साल बाद 10 साल बाद नूरी की एज कितनी होगी? n+10, अभी n है, 10 साल बाद n+10, और सोनू की s+10 हो जाएगी 10 साल बाद। तो पहला मैं क्या बोल रहा था कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज जो है 3 गुना थी 5 साल पहले सोनू से, मतलब ये 3 गुना है, ये ज्यादा है ना, मतलब ये 30 है तो ये 10 की रही होगी, 3 गुना है ना ये। 5 साल पहले नूरी 3 गुना एज की थी। इक्वेशन जब हम बनाएंगे तो n-5 बराबर 3 × s-5 ये करना पड़ेगा अपने को। क्यों? क्योंकि ये तो 3 गुना है ना, ये 30 है और ये 10 है, तो दोनों को बराबर करने के लिए मल्टीप्लिकेशन अपने को इसके साथ करना पड़ेगा ना, 3 का इसके साथ कर देंगे तो 90 हो जाएगा, इक्वल होगा ही नहीं, 90 और 10 इक्वल ही नहीं होगा। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं कि किसमें अपन मल्टीप्लाई करें। सिंपल है, अपन सिंपल लॉजिक से सोचेंगे अपने को समझ में आएगा कि अपने को इक्वल करना है, ये 3 गुना तो है ही है, इसलिए इक्वल करने के लिए अपने को मल्टीप्लाई इससे करना पड़ेगा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। थोड़ा सा इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो n-5 3s - 15, n-3s इसको इधर ले आते हैं पूरा, +10 बराबर 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। ठीक है, ये 1 थी, 2 मान लेते हैं। अब इस पार्ट में आते हैं 10 साल बाद वाले में क्या था। 10 साल बाद जो है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज 2 गुना थी सोनू से, नूरी जो है 2 गुना एज की थी इससे।
अपन को इक्वल यदि करना है तो 2 से मल्टीप्लाई अपने को इस पे करना पड़ेगा, n+10 2s+20 n-2s, इसको उधर लाएंगे तो -10 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 3। अब 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, n और s फाइंड आउट कर लीजिए, वही पूछ रहा है। तो यहाँ पर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 करेंगे तो क्या आएगा, इससे वो घटाना है तो n से n कट जाएगा, -3s और ये माइनस s यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 10 और ये माइनस ऑफ -10, ये घटाएंगे यहाँ पर -s+10 माइनस ऑफ यहाँ पर -10, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -s बराबर आ जाएगा +10 बराबर 0। तो s बराबर आ जाएगा यहाँ से 20 ईयर, s की उम्र आएगी 20 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ से इसको 20 को अपन को किसी भी इक्वेशन में चाहे इसमें पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अपन को पुट s बराबर 20 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो n-3 s कितना है 20 +10 बराबर 0, n-60 +10 बराबर 0, n बराबर 50 साल की। वर्तमान में नूरी की एज 50 साल है और सोनू की एज 20 साल है ना। अब अपने को मैच कराना है, हमने सही किया है कि नहीं, तो अपन इसको करके देख लो। 5 साल पहले इसकी उम्र हो जाएगी 15 और इसकी हो जाएगी 45। तो देखिए नूरी 3 गुना है ना, 15 गुणे 3 45। 10 साल बाद देखते हैं क्या पोजीशन है, इसकी उम्र हो जाएगी 30, इसकी उम्र हो जाएगी 60। 10 साल बाद ये 2 गुना बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल सिंपल तरीका है, अपन इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इसका और जो पार्ट पूछा है सेकंड पार्ट, इसको देख लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इसमें 2 इक्वेशन है ना, सॉल्व करना है और इस इक्वेशन के अंतर्गत अपने को m की वैल्यू फाइंड आउट करना है। 2 इक्वेशन क्या है, 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24। तो इसको अपन एक साइड ला लेते हैं, 2x + 3y - 11 बराबर 0, 2x - 4y + 24 बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं ना। तो इसमें देखिए 2x और 2x यहाँ पर बराबर है तो अपन माइनस कर लेते हैं, इक्वेशन 1 को घटा लेते हैं 2 से, ठीक है। तो ये और ये जो बराबर है इसको अपन ऐसे कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो आपको। ये बराबर 0, 2x - 4y + 24 बराबर 0। अब यहाँ पर अपन इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से जोड़ लेते हैं, 1 + 2। इक्वेशन 1 को 2 से जोड़ेंगे तो नहीं, घटा लेते हैं, ये कट जाएगा है ना, 2x है ना। तो घटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और ये हो जाएगा 3 माइनस ऑफ -4 7y और ये हो जाएगा 11 और -24 -35 बराबर 0। तो यहाँ पर 6y आ जाएगा 35, y बराबर 5, इसको कहीं भी पुट कर लेंगे, पुट इन 1 पुट कर लेंगे तो 2x + 3y 5 से 15 -11 बराबर 0। तो 2x बराबर हो जाएगा 2x + 4 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा -4/2 दैट इज -2। x की वैल्यू आ गई -2। अब हमको क्या दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3, ठीक है। तो y यहाँ पुट कर लेंगे, y 5 है, m x कितना है -2 + 3, यहाँ पर 5 बराबर -2m + 3, यहाँ पर 2 आ जाएगा -2m। तो यहाँ से m कितना आ जाएगा -1 आएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें दो इक्वेशन थी, दोनों सॉल्व करा, एक्स वाई वैल्यू फाइंड आउट करा और इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर पुट कर देंगे है ना। तो यहाँ पर पुट करने के बाद m की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो जाएगी। तो मैंने आपको स्टेट बी MP बोर्ड का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन मैंने बता दिया है आपको। आप इसको देखिए, इसमें सोल्यूशन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे और आपको आगे 11th 12th में आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान रहेगा, जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है। कई क्वेश्चन में मैंने 2-3 मेथड भी बताया है सॉल्व करने के लिए।
तो ये आप कर सकते हैं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए प्रीलिम मिश्रा की पाठशाला यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे अनेक वीडियो ऐसी डली हुई है, आपको बहुत ही मजा आएगा। जो 9th वाले बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी वीडियो मैथ्स और साइंस का मैं डालूंगा इस चैनल के माध्यम से। और वो जब वो एक एक महीने के बाद 10वीं क्लास में जाएंगे तो भी वीडियो में डालता रहूंगा, तो आपको पढ़ाई में आपको आसानी होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी पहुंचाएं हमारे इस वीडियो को, ताकि उनको भी लाभ लाभ मिल सके, है ना। थैंक यू वेरी मच।